अस्सलाम वालेकुम, इकोनॉमाइज में आपका वार्म वेलकम। आज हमारे 3 सवाल होंगे। सवाल नंबर 1, अगर आईएमएफ इसी तरह ड्रैग होता रहा तो पाकिस्तान का क्या बनेगा। सवाल नंबर 2, थोड़े दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिजनेस कम्युनिटी से मिले हैं और उनके हमरा थे इसहाक डार। तो क्या इसका ये मतलब है कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। और सवाल नंबर 3, चाहे रिपोर्ट 2 दिन पहले आई हो, हम सब तो ये जानते ही थे कि तोशाखाना में होता क्या है। तो अगर हम जानते थे तो बैरूनी ममालिक वाले ये बात नहीं जानते थे। तो अगर वो भी जानते थे तो क्या वो ये तहाइफ एज ब्राइब देते थे। तो इन तीनों सवालों को पूछेंगे। कुछ दिन पहले डॉन और द न्यूज़ दोनों पे आर्टिकल छपे। सोर्स लिखा कोई नहीं हुआ था, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि वो सरकार खुद ही हो सकती है कि आईएमएफ बड़ा दबाव डाल रही है और हम अपने अवाम को पिसने नहीं देंगे उसमें, और हम घास खा लेंगे पर उनकी शराइत नहीं मानेंगे। ये सारा कुछ करने के बाद एक बल्कि आईएमएफ की गोरी का बयान भी आ गया कि जी केस थोड़ा सा उल्टा है, ये अजीबोगरीब शराइत कह रहे हैं, हम तो इनको कह रहे हैं कि गरीबों से प्रेशर कम करो। दूसरा, उसके बाद फिर उन्होंने बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी, और अब फिर समझ नहीं आ रही कि आईएमएफ करने लगा है साइन, नहीं करने लगा, हर्डल क्या है। और अगर ये नहीं होता तो दीगर ममालिक ने जो पैसे प्रॉमिस किए हुए हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे, हमारा बनेगा क्या। अच्छा जी, पहली चीज़ तो ये है कि आईएमएफ अगर नहीं होता तो दीगर ममालिक से सिर्फ उतने ही पैसे आएंगे कि जिस पे काम चलता रहे। मतलब मेरा ख्याल है कि हमारे जो दोस्त मुल्क है ना, इनकी एपेटाइट इस वक्त ये है कि आपको हम डिफ़ॉल्ट नहीं करने देंगे, कोशिश हम पूरी करेंगे, लेकिन अगर आपको हमसे खुले पैसे चाहिए जो हम आपको देने को तैयार हैं, तो उसके लिए पहले आप आईएमएफ को सॉर्ट आउट करें। और मेरा ख्याल है कि इवन चाइनीज़ भी इस मामले में काफ़ी क्लियर हैं। मतलब अभी तक उनकी जो कमिटमेंट्स हैं वो रोल ओवर के लेवल पे ही हैं, जो बेसिकली मतलब ये है कि आपने हमारे पैसे देने से चलें, कोई नहीं, हम इसको साल के लिए आगे कर देते हैं, आप हमारे कर्जे पे डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। सो हम आपको तब तक ब्रीदिंग स्पेस देते रहेंगे जब तक आप का बेसिकली डिफ़ॉल्ट जो है वो मतलब अवर्ट हो जाए, आईएमएफ की डील हो जाए, उसके बाद फिर आपको पैसे वगैरह दे देंगे। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो है वो आपने सवाल किया था कि ये जो हुकूमत ने खुद ही कहा कि आईएमएफ हमें ये कहती है और ये करती है। यार आईएमएफ ने ना कुछ बातें बड़ी सीधी सीधी की। मसलन फॉर इंस्टेंस आईएमएफ ने ये कहा कि जी आप फौजी पेंशनें जो हैं इसको निकाल के डिफेंस बजट में डालें। दूसरा, ये बातें अखबार वगैरह में लीक हुई थी कि आईएमएफ इस चीज़ पे भी इंसिस्टेंट है। आई थिंक प्रोबेबली आईएमएफ डिफेंस बजट को फोकस नहीं कर रहा होगा। हमारे यहाँ आपको पता है वो बड़ा सेंसिटिव सा इशू बन जाता है। लेकिन आईएमएफ ने ये ज़रूर कहा है कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर आप अपने खर्चे कम करें। मतलब एक्चुअली इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, 18वीं तरमीम के बाद तकरीबन सब कुछ सूबों को डिवॉल्व हो गया हुआ है, लेकिन फेडरल ब्यूरोक्रेसी का एक्सपेंस अभी भी वहीं खड़ा। बल्कि शायद वो बढ़ गया है। मतलब अगर उसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड तनख्वाहें बढ़ाते हैं, और इसमें सब हिस्सा डाल रहे हैं। मतलब एक तो फ़ौज हिस्सा डाल रही है, सीधी सी बात है, वो अपने खर्चे कंट्रोल करने को तैयार नहीं। सिंगल लाइन आइटम मुशर्रफ साहब ने उसका बजट कर दिया था, उसके बाद किसी ने उसको रिवाइज़ करने की ज़हमत गवारा नहीं की। हमें ये नहीं पता कि उसमें से हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी पे कितना आता है, नई डिफेंस डेवलपमेंट पे कितना आता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना आता है। और फिर फॉर इंस्टेंस जिस तरह अब आईएमएफ ने ये तो बात खुल के करनी शुरू कर दी कि जी मुल्क में बेशुमार गोल्फ कोर्स हैं जो सरकारी खर्चे से चलते हैं, उसमें फ़ौजी भी हैं, उसमें वो भी हैं, तो इस तरह के क्लब्स हैं, गोल्फ कोर्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इनके खर्चों पे कितना आता है। आया आर्मी के जो कॉरपोरेशंस हैं ये लॉस में चल रही हों तो इसके लिए भी को पैसे दिए जाते हैं, या वो प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। अगर प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं तो किधर से आ रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं, बिकॉज मुशर्रफ साहब ने इसको सिंगल लाइन आइटम कर दिया था और वो वहीं पे है। फिर उसके बाद आ जाती है पीएमएलएन। पीएमएलएन की हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पे, बल्कि पीएमएलएन से पहले आ जाती है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जो है वो बेसिकली कहती है, उसके दिल में हर वक्त ये होता है कि जनाब लोगों को सरकारी नौकरियां देते जाओ बस। ठीक है, सरकारी नौकरी है नहीं है, कोई काम करने का है नहीं है, आप दफ्तर में जाते हैं किसी में भी तो काम ढिले का नहीं हो रहा होता और बंदे पे बंदा चढ़ा होता है। ठीक है, वो इतनी इतनी मट्टी जमी होती है रजिस्टरों के ऊपर, लेकिन कुर्सियां लगी होती हैं, बंदे पे बंदा चढ़ा होता है। वो कहते हैं नहीं जी हमने देनी है। बेसिकली उन्होंने एक तरीका उनके ख्याल में वो डोल आउट करने का है फेवर्स, कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को डोल आउट करेंगे। अच्छा, अब जब ये सारा मसला हुआ तो उन्होंने कहा कि जी वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी आप बढ़ाएं, ये तो बेचारे 16 ग्रेड से नीचे के जो लोग होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, उसके बाद आ जाती है मुस्लिम लीग नवाज़। मुस्लिम लीग नवाज़ को ना ब्यूरोक्रेट से बहुत मोहब्बत है। मेरा अपना ख्याल है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बचपन में सीएसएस करना चाहते थे और किसी वजह से नहीं कर सके। तो उसकी वजह से वो जिस सीएसपी अफसर को देखते हैं, स्पेशली जो ज़रा प्रेजेंटेशन वगैरह भी अच्छी देता है, उससे फ़ौरन इम्प्रेस हो जाते हैं।
तो वो बाबू हजरात स्पेशली पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले आए, उन्होंने कहा सर नीचे वालों की 20% तनख्वाह आप बढ़ा रहे हैं, हम मस्कीन हमारी 30 बढ़ा दें। उन्होंने कहा हाँ आप ठीक कह रहे हैं, तो हम ये भी कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये होती हैं गवर्नमेंट के लेवल पे। अच्छा, फिर वो पीटीआई थी, पीटीआई इफेक्टिवली जो है ना, वो जो दो बुराइयां पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में हैं वो दोनों उसमें इकट्ठी नहीं हुई हैं। मतलब वो एक नहीं है, वो बेसिकली मतलब वो दोनों का एक बड़ा ही, वो जिसको कहते हैं ना, दोनों की नेगेटिविटी का बड़ा अच्छा हाइब्रिड बन गया हुआ। ठीक है, तो ये है पाकिस्तान इस वक्त हमारे सामने। अच्छा, अब ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान जो है इसमें आईएमएफ कहता है कि भाई आप बात सुने, आप रेवेन्यू इतना इकट्ठा करते हैं, ठीक है, मसलन फॉर इंस्टेंस जिस तरह अगर मुझे याद पड़ता है तो 2019-20 में आपका 400 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, 4,000 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था। और अगर आप फौजी पेंशन और सप्लीमेंट्री ग्रांट वगैरह निकाल लें तो 2300 अरब तो सिर्फ फौज ले गई थी। 1,000 अरब से कुछ ज़्यादा जो था वो वफाकी ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों में गया था, को 300-400 अरब उसके ऊपर फिर पेंशनों का भी था। ठीक है, इसके बाद अभी बाकी खर्चे निकलने शुरू होने थे, जो बेसिकली मतलब फेडरल गवर्नमेंट के नीचे एक हेल्थ का सिस्टम है, एक एजुकेशन का सिस्टम है, डेवलपमेंट स्पेंड है। आईएमएफ कहता है कि ये चीज़ नहीं चल सकती है। अब उसके दो सूरतें हैं, एक सूरत ये है कि आप रेवेन्यू इंक्रीज़ करें, दूसरी सूरत है आप खर्चे कम करें। हमारे बाबू हजरात उनको प्लान देते हैं अजीबो गरीब से बना के कि ये देखें हम ये टैक्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ये टैक्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा, फलानी फलानी चीज़ पे हम 25% सेल्स टैक्स कर देते हैं 16 से, ओवरऑल सेल्स टैक्स 16 से 17% कर देते हैं, इससे इतने 100 अरब रुपये मिल जाएंगे, इट्सेट्रा, विदाउट रियलाइजिंग कि एक चीज़ होती है बहुत बेसिक, इकॉन 101। हमने क्योंकि एक अकाउंटेंट रखा हुआ है मीशत चलाने के लिए, इसलिए हम मतलब वो है, वरना इकॉन 101 में बड़ी बेसिक चीज़ है सप्लाई डिमांड। ठीक है जी, सप्लाई डिमांड का बड़ा सीधा सा प्रिंसिपल ये है कि अगर प्राइस किसी भी चीज़ की ऊपर जाती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएगी। जब उसकी डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी इसका मतलब ये कि वो पूरा साइकिल चले बैकवर्ड चलना शुरू होगा, मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट करेगी तो उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उसी हिसाब से कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम होगी तो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे तो वो खर्च करना मज़ीद कम कर देंगे, जब वो मज़ीद खर्च करना कम कर देंगे तो कंपनियों की डिमांड, चीज़ों की डिमांड और नीचे चली जाएगी और ये साइकिल कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा। ये है बेसिकली जो हमारी हुकूमतें, ब्यूरोक्रेसी आईएमएफ के हर पैकेज में उसको प्रपोज करते हैं। अब आईएमएफ भी को 30-40 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं हमारे साथ मथा लगाए हुए, तो उसको भी समझ आनी शुरू हो गई है। तो इस दफ़ा फॉर इंस्टेंस जब इमरान खान साहब आईएमएफ के पास गए तो उन्होंने कहा जी आप हमें ना प्राइमरी डेफिसिट पे फोकस करेंगे, आप डेवलपमेंट स्पेंड कम नहीं करेंगे, हमें 1% का प्राइमरी डेफिसिट 1 कुछ% की गारंटी करें आप, उसमें डेवलपमेंट स्पेंड नहीं है, उस पर आप जितना मर्जी खर्च करें हमें कोई परवाह नहीं है, आप सड़कें बनाएं, आप अस्पताल बनाएं, आप ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी दफ़ा अब ये हुआ है कि इस दफ़ा इन्होंने फिर दोबारा कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अच्छा, आईएमएफ ने बेसिकली इस दफ़ा ना सिर्फ एक चीज़ है जिसके ऊपर रेवेन्यू की डिमांड रखी थी, और वो ये कि जी आप बेसिकली एनर्जी के इंपोर्टर हैं, तो इसलिए एनर्जी का जितना भी खर्चा है ना वो आप एट कॉस्ट ही वसूल करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। जो बाकी चीज़ें थी उसके लिए उसने कहा था कि ये आप टैक्स ना लगाएं, आप उसके मुकाबले में जो अपने खर्चे हैं उनको कम करना शुरू करें। अब उसमें ख़बर ये है कि कुछ खर्चे फेडरल गवर्नमेंट ने भी कम किए हैं बेदली के साथ। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स कितना कम कर लेंगे, अगेन फ्रैंकली यहाँ पर थोड़ा सा क्रेडिट आपको ना, मतलब वो होते तो सिंबॉलिक जेस्चर ही हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्रेडिट आपको पॉलिटिकल क्लास को देना चाहिए कि उन्होंने कहा अच्छा जी हमें मिली हुई थी लैंड क्रूज़र मिली हुई थी, किसी की इंटाइटल्ड थी, तो मैं मतलब बेसिकली छोटी गाड़ी पे आ जाऊंगा, 2500 सीसी गाड़ी पे, 2700 सीसी पे, 2000 सीसी पे आ जाऊंगा। इन्होंने एटलीस्ट कुछ ना कुछ मतलब बेसिकली अपनी इंटाइटलमेंट्स में से चीज़ें शुरू की। अगेन मेरे ख्याल में बड़ी फजूल सी चीज़ होती है कि जी मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, लेकिन वो एक सिंबॉलिक जेस्चर है। चलें, आप देखेंगे कि ये जितने खर्चे खुद से कम हुए ना, बाबू ने सप्लीमेंट्री ग्रांटों में से अपने खर्चे फिर दोबारा निकलवा के वापस ले आने हैं। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा मसला जो है आईएमएफ के साथ हमारे जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उसमें ये वाला है। अब जब आप बेसिकली आपकी नीयत ना हो कुछ करने की तो फिर आपको चाहिए होता है कोई ना कोई जवाब। हमारे यहाँ ना दो जवाब बड़े सीधे से हैं, वो भले इमरान खान साहब हों, भले ये शहबाज शरीफ साहब हों, भले परवेज़ मुशर्रफ साहब हों, वो होते हैं, एक पैट्रियटिज़म होता है, एक मज़हब होता है। तो अब वो बेसिकली इसको ये वाली स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि अमेरिका मेरे ख़िलाफ़ हो गया, तो अब ये भी बेसिकली ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ है इसलिए हमारा आईएमएफ नहीं हो रहा।
अमेरिका चाहता है पता नहीं क्या करेगा। अच्छा भाई, अमेरिका चाहता है ठीक है, कल तो ये चीज़ साबित हो गई कि सऊदी अरेबिया जो है वो चीन के बहुत करीब आ गया है। तो सऊदी अरेबिया और चीन खुल के पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं हमें? मतलब आप बाकी सब छोड़ दें, वो क्यों हमें किस्त टू किस्त रोल ओवर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा खुल के पैसे देने को तैयार नहीं है। चलें जी, IMF तो अमेरिका की वजह से हो गया। ये बेसिकली वो जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे ना कि मैं रूस चला गया तो इस वजह से मेरे साथ ये हो गया। तो भाईजान आप रूस चले गए तो आपके पैसों, आपके दौर में चीनियों ने $1 क्यों नहीं लगाया इस मुल्क में? आप रूस चले गए तो रूसियों ने कौन सा आपको 6 कंटेनर तेल के मुफ्त दे दिए थे? तो ये बेसिकली इनको पता है कि कौम इस तरह की चीज़ों पे बेवकूफ़ बन जाती है। तो शहबाज शरीफ डार साहब भी यही कर रहे हैं, इससे पहले इमरान खान साहब भी यही कर रहे थे। मुशर्रफ साहब पे भी जब प्रेशर आता था वो यही करते थे, ज़ियाउल हक साहब तो ही करते ही ये रहे थे। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब होती हैं। मतलब सो फॉर इंस्टेंस, मतलब मतलब अगर आप देखें तो हमारे यहाँ तकरीबन हर हुकूमत जो है, तकरीबन हर हुकूमत वो पैट्रियटिज़म और मज़हब और इस तरह की चीज़ों को फिर मसलन अब वो आप देखें तो कश्मीर उस वक्त ज़िंदा हो जाता है जिस वक्त पैसे कम होते हैं या हुकूमत मुश्किल में आ जाती है। मतलब पीपल्स पार्टी भी ये करती रही है। तो हर एक के पास बेसिकली पैट्रियटिज़म रिलेटेड, मज़हब रिलेटेड को चूरन है। उनको पता है कि इनको बेचेंगे तो ये अच्छा, पब्लिक आपने ये तो खरीद कह लेगी। दिया कि आपके ख्याल में हमें अगर IMF नहीं भी हो पाता तो दुनिया जो है वो डिफ़ॉल्ट से बचा लेगी किसी टाइम तक, किसी मतलब वो टाइम भी तक। इसकी एक लिमिट होगी, बट अभी तक फ़िलहाल वो चाह रहे हैं कि हम किसी तरह। लेकिन हैविंग सेड दिस, लाइफ बदल गई है एंड लाइफ माइट नेवर बी द सेम अगेन। उसकी वजह ये है कि आपके और मेरे दोस्त हैं जो कि अपने ही डॉलर्स अकाउंट से निकलवाना चाहते हैं और वो बैंक को हफ्ता से उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है और पैसे उनको नहीं मिल कई रहे, कई महीनों से नहीं मिले थे। उनके अपने। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, है। इसके अलावा मेरी रिपोर्ट के मुताबिक PCB मार्केट से डॉलर 10-10 रुपए ऊपर रेट पे उठा ऐसे ही रहा हो है रहा क्योंकि है। उसने PSL में पेमेंट्स करनी है प्लेयर्स को, इंटरनेशनल को डॉलर्स में। ऐसे ही हो रहा है। इवन बैंक आपको कहते हैं, अगर आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपसे कहते हैं कि जी अगर आप डॉलर मार्केट से उठा के ले आते हैं तो हम आपकी ट्रांजैक्शन कर देंगे, अगर आप हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो वो हम आपको नहीं करके दे रहे हैं। तो ये तो इशू है इस वक्त बहुत सीरियस। और एक्चुअली मतलब इस ये जो ये वाला पर्टिकुलर इशू है, इसकी तो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ना वो इसहाक डार साहब और ये गवर्नर स्टेट बैंक के ऊपर है, जिन्होंने 3 पैरेलल रेट चलाए हुए हैं कॉन्टीन्यूसली। वो IMF का प्रेशर आता है तो उसको फिर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। फिर वो जब हो जाता है तो फिर पिछली दफ़ा इन्होंने को 2-3 महीने कोशिश की, उसके बाद डंडा आया IMF का, उसके बाद इन्होंने एकदम इसको फ्लोट करने दिया, वो 278 तक पहुँच गया। उसके बाद फिर इन्होंने वही हरकत की। और इस सारे चक्कर में एक्चुअली हो ये रहा है इन ऑल फेयरनेस कि मतलब इसकी तहकीकात अगर कोई करना चाहे तो कर ले। वैसे तहकीकात यहाँ होती नहीं है इस तरह के क्राइम की जिसमें सभी हिस्सेदार होंगे। शौकत तरीन साहब का बैंक भी हिस्सेदार होगा और नवाज शरीफ साहब के पसंदीदा सनतकारों के बैंक भी हिस्सेदार होंगे, तो इसलिए इसकी तहकीकात होंगी नहीं। लेकिन ये है कि अगर कोई करना चाहे तो इफ़ेक्टिवली बेसिकली बैंकों को स्टेट की पूरी पैटर्नेज के साथ पब्लिक को फ्लीज करने की खुली छुट्टी दी हुई है। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। और ज़ाहिर है शुरू में तो लोग इस बात पे भी शोर मचाते हैं कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम नहीं है बिजनेस कम्युनिटी से मिलना, बिल्कुल लेकिन नहीं है। हम ये समझते हैं कि बैरूनी दुनिया अक्सर ये बात करती है कि अच्छा जी पाकिस्तान से मुज़ाकरात तो कर लें, लेकिन करने किससे हैं? सिविलियन गवर्नमेंट से या मिलिट्री गवर्नमेंट से, लेकिन या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से। लेकिन इसी तरह ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, बिजनेस कम्युनिटी प्रेशर डालती है, चीफ से मिलती है और उसकी वजह ये होती है कि उनका भी यही होता है कि यार हमने सिविलियन पे एतबार ही नहीं है, हमें बंदा बिठा के दो जिससे ठीक है। हम बात कर सकें। प्रॉब्लम ये हुई है उसमें कि वो अकेले नहीं थे जब मिले, वो जब मिले तो साथ इसहाक डार भी थे। तो वो जो एक आनी थी चीफ के साथ, चीफ की शक्ल देख के जो एक ट्रस्ट डेवलप होना था बिजनेस कम्युनिटी का, साथ इसहाक डार को देख के वो सारा मट्टी नहीं हो गया होगा। अच्छा, मेरा ख्याल है देखें बात बड़ी सीधी सी है। बात सीधी सी है कि बाजवा साहब से लेके आज तक ये मिलते आए हैं हमारे साथ लोग, मतलब ये चीफ साहबान से फ़र्क क्या पड़ा? मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि मतलब बिजनेस कम्युनिटी शायद उसको बेचारी मतलब मैं अगर तो वो सियाने बिजनेस अगर तो बेसिकली है ना वो, क्योंकि हमारे यहाँ बल्क बिजनेस जो है वो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट बिजनेस है। तो इनकी तो बेसिकली होती है कि रियासत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात रखें, हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। 2 नंबरियों से जिस तरह हमने बैंकिंग की बात की है, जिस तरह रियल इस्टेट है, जिस तरह दूसरा है
मतलब कंपनियां, इवन इंडस्ट्री है वो करती है कि वो इंपोर्ट टैरिफ इंक्रीज़ करवा देती है कि मैं इस चीज़ की नई इंडस्ट्री लगाने लगा हूँ तो इसकी इंपोर्ट पे अगर आप टैरिफ लगा दें मेरी चीज़ें बिकनी शुरू हो जाएंगी। फ्रैंकली दिस इज़ द वर्ल्ड, कार इंडस्ट्री नोन है, दिस इज़ द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। सो इनकी मजबूरी ये होती है कि इन्होंने रियासत और हुकूमत के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने होते हैं, तो उसमें वो आर्मी चीफ से मुलाकात कर रहे हैं। बट बाजवा साहब से ये रवायत शुरू हुई थी जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी अभी, ठीक है। ये जो बिज़नेस के जी ये बिज़नेस के मामलात भी फ़ौज देखेगी, मतलब ये बाजवा डॉक्ट्रिन का तोहफा है। अच्छा, उसके बाद अब आसिम मुनीर साहब आ गए हैं बीच में, बाजवा साहब कई दफ़ा मिले हैं, बाजवा साहब फैज़ साहब को बिठा के मिले थे, बाजवा साहब शौकत तरीन को बिठा के मिले थे। फ्रैंकली अगर तो आप बात कर रहे हैं ना तसल्ली की, तो तसल्ली तो फ्रैंकली मतलब उसके रिज़ल्ट की बेस पे ही किसी को नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आसिम मुनीर साहब के हाथ में इतना बहुत कुछ होता तो फिर चीज़ें चल चल चुकी होती, चल रही होती। मतलब मिफ्ता इस्माइल साहब ने फॉर इंस्टेंस एक इंटरव्यू में कहा कि जी फ़ौजी मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि जी आप हमें बताएं, हम सारी एजेंसियां आपके डिस्पोजल पे दे देंगे कि एक्सचेंज रेट कैसे कंट्रोल करना है। तो मैंने कहा था इससे नहीं होता, मतलब मार्केट इस तरह नहीं चलती है, आपने करना है तो कर लें। वो डार साहब ने बेसिकली उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, नतीजा हम सबके सामने है। वो डॉलर जो था वो 230 से उड़ के 280 पे आ गया। तो ये तो मतलब 280 पे भी नहीं मिल रहा। वो ये नहीं मिल रहा, लेकिन वो 230 से उड़ के 280 पे आ गया। तो ये वाली चीज़ें हैं ना, ये मतलब गिमिकरीज हैं फ्रैंकली, इन ऑल फेयरनेस। मतलब ना, इन ऑल फेयरनेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम, फौज का काम है। अगर कोई कारोबारी आदमी समझता है कि उसकी तसल्ली उसको तसल्ली दे, मतलब हाँ, अगर फॉर इंस्टेंस मैं एक मिसाल देता हूँ कि मुल्क में सिक्योरिटी के हालात बहुत ख़तरनाक हों और मतलब टेररिज्म हो और इस तरह की चीज़ें हों, उस पर तुक बनता है कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे मिलता है और आपको तसल्ली देता है कि हम इसको डील कर रहे हैं, डील करेंगे, आप कॉन्फिडेंस रखें। प्योरली इकोनॉमिक मामलात पे यार, मतलब आप एक आदमी जिसकी सारी ज़िंदगी ही बेसिकली कॉम्बैट और इस तरह की चीज़ों की ट्रेनिंग में गुजरी है, वो कितनी तसल्ली दे सकता है आपको विद और विदाउट डार साहब। बिल्कुल नहीं, लेकिन वो थोड़ी सी तसल्ली हो ही जाती होगी ना। वो कहते होंगे कि देखो मेरा लाइफस्टाइल देखो, अगर तुम्हारा भी ठीक हो जाएगा, तो इस किस्म की बात हो सकती होगी। अच्छा, तीसरा सवाल, आखिरी सवाल ये है कि तोशा खाना, हमें पता है, रिपोर्ट आने से पहले भी पता था, चाहे कहीं छपी नहीं थी, कि यहाँ पे जो तहाइफ मिलते हैं वो कितने को स्टेट के पास जाते होंगे, सारे वो ले लू जाते हैं। अच्छा, अगर हमें पता था तो बाहर दुनिया को नहीं पता था। अगर उनको भी पता था तो वो जो हमें तहाइफ देते थे वो क्या ब्राइब के तौर पे भी इस्तेमाल होते थे? उनको पता था कि ये रियासत के पास तो नहीं अच्छा, जाने एक तो थे, यार लोगों के फ्रैंकली पास है। ये रवायत होती है दुनिया में। एक तो मतलब जब गवर्नमेंट लेवल पे डेलीगेशन मिलते हैं तो वो कोई ना कोई तोहफे देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह आपको पता ही है कि ये सिस्टम है। तो इस चीज़ को बिल्कुल खारिज इम्कान नहीं कहा जा सकता कि फॉर इंस्टेंस कोई मुल्क है जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है, कोई प्राइवेटाइजेशन डील में कंसेशनरी फेवर लेना चाहता है, कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना चाहता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो कहेगा अच्छा यार ये बंदा है, ये पाकिस्तान में पावरफुल है, परवेज़ मुशर्रफ है, नवाज शरीफ है, आसिफ ज़रदारी है, अगर मैं इसको कोई महंगी सी गाड़ी तोहफे में दे दूँ क्योंकि मेरा तो सवाल यही है वो ना कि आज़रबाईजान का अगर आपको रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा तो वो सस्ती या महंगी तरीन आज़रबाईजान की बनी हुई चीज़ आपको तोहफे में देगा, वो आपको जर्मन गाड़ी या स्विस वॉच क्यों देगा? नहीं, वो उसमें तो देखे ना बात बड़ी सीधी सी, और वो ये है कि मतलब आप कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब कई ब्रांड हैं फॉर इंस्टेंस जिस तरह मतलब घड़ी छड़ी है, इस तरह की चीज़ें, वो मतलब आप कर सकते हैं कि अच्छा यार एज गिफ्ट मैंने इनको ये पकड़ा दिया। लेकिन यहाँ पर आपकी बात में बिल्कुल मतलब वज़न है कि क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरह का है कि वो कहते हैं कि जी आप पहले 10% तक की वैल्यू, 20% तक की, फिर खान साहब ने उसको 50% कर दिया। लेकिन उसमें भी ज़्यादा जो बड़ा परेशानी की बात है वो ये है कि वो वैल्यूएशन जो होती है, मतलब फॉर इंस्टेंस अब एक वो मेरे लिस्ट देख रहा था, उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक रिवॉल्वर रखी थी अपने पास। वो रिवॉल्वर की जो वैल्यू लगाई गई थी वो $700 थी, और उन्होंने उसका 10% या 20% दे के उसको उस वक्त के डॉलर रेट के हिसाब से अपने पास रख लिया था। एक्चुअल जो उस रिवॉल्वर की वैल्यू कॉन्टीन्यूसली रही है, जो मतलब अगेन डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना स्पेशल एडिशन या लग्जरी था, वो को 16,000 से $40,000 की रिवॉल्वर थी। तो मतलब अब आप वैल्यू किसने करनी है, वो किसी बाबू ने करनी है, आप उसको कहेंगे, वो कहेगा कि जनाब 6 लाख की मर्सिडीज़ बेंज है एक 2008 में, 6 लाख की मर्सिडीज़ बेंज 2008 में है, 2008 में 6 लाख
की कल्टस भी नहीं आती थी अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो। बिल्कुल नहीं आती। तो ये वाली चीज़ें जो है ना एक्चुअली ज़्यादा बड़ा मसला जो है इसमें ये है, और इस वजह से एक्चुअली हाँ इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको बट फ्रैंकली यार ब्राइब करने के लिए जो मतलब बाहर वालों ने करने होते हैं, वो परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने अपार्टमेंट दे दिए थे 2, एक लंदन हाँ, में ये एक भी दुबई है। में, तो उनको तोशा खाने वाले तरीकों की करने की क्या ज़रूरत है। मियाँ साहब को जब ये जजा गए, मतलब इफेक्टिवली ऑल एक्सपेंस पेड वेकेशन थी, तो ये कोई इतना मेरा नहीं ख्याल है कि ये बात बिल्कुल ठीक है। ये इतना वाया मतलब बठिंडा जाने की जरूरत ही हाँ नहीं। वाया बठिंडा जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि ये दिस इज़ एक्चुअली सीरियसली मेस्ड अप थिंग। और मतलब अगेन फ्रैंकली लोग कहते हैं कि जी आपका कैरेक्टर, आपके आप वो यार अगर आप फाइनेंशियली आपकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी और आपकी फाइनेंशियल प्रूडेंस नहीं है, नो मैटर आप जितनी बड़ी बड़ी बातें करें, आप बड़े आदमी नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच अली। हम आपसे अब इतना बड़ा लंबा वक्फा नहीं आने देंगे। आइंदा से आपसे हर हफ्ते मुलाकात इससे लंबा होगी। होगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने सवालात भेजते रहें। खुदा हाफिज़।